नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। आपके साथ मैं हूं ममता तिवारी। शुरुआत करते हैं इस बुलेटिन का। भरतपुर के अटल बंद इलाके के एक होटल में धर्म परिवर्तन कराने के आरोप लगे हैं, जिसकी सूचना जैसे ही विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ताओं को मिली, वो मौके पर पहुंच गए, जिसके बाद वहां भारी हंगामा हुआ। बुला करके ये लोग धर्म परिवर्तन कराने जा रहे थे। मारपीट की तस्वीरें भरतपुर के अटल बंद इलाके के एक निजी होटल के सामने की हैं, जहां विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ता धर्म परिवर्तन के आरोपियों से मारपीट करते नजर आए। हालांकि इस दौरान कुछ आरोपी मौके से फरार हो गए, लेकिन जिन्हें पकड़ा गया उन्हें बाद में पुलिस के हवाले कर दिया गया। पता चला कि धर्म परिवर्तन की कुछ गतिविधियां चल रही हैं, तो इन्होंने फोन किया, मैं तुरंत आया, आके देखा तो वही चंगे जी भाषा के वो चल रहे थे और यीशु जय हो और सारी समस्याओं का निदान सिर्फ यीशु मसीहा है और ब्रह्मा विष्णु महेश शिव ये कुछ नहीं है, कोई राम नहीं है, कोई विष्णु नहीं है। तो जब हमने इनकी वीडियो बनानी चाहिए तो इन लोगों ने, सारे लोगों ने मिलकर हमारे मोबाइल वगैरह छुड़ाए। मैंने कहा भाई मोबाइल क्यों छुड़ा रहे हो, आप गलत काम नहीं कर रहे हो तो मोबाइल को रिकॉर्डिंग चलने दो, मगर इन लोगों ने नहीं ऐसा कुछ नहीं होने दो। और एलईडी पे बड़ा चल रहा था, प्रवचन चल रहे, यीशु मसीह के नाम पे वो कह रहे, और हमने हमारे धर्म के बारे में इस तरह की बात थी जो सही नहीं थी, उचित नहीं थी। और ऊपर से इस तरह की एक बात थी जिससे बड़ा धार्मिक असंतुलन पैदा हो कि ऐसे मंदिर में पुजारी आपको पानी नहीं पीने देता है, लेकिन हमारे तो वो देते हैं। इधर बाइबल फिर हमने देखा, पूछताछ की तो उसने बताया कि इनके पास में इस कार्यक्रम कराने के लिए पैसे भी बाहर से फंड आता है, उनके पास में बाइबल मिली है। आरोप के मुताबिक इस होटल में करीब 500 महिलाएं मौजूद थी, जिनका धर्म परिवर्तन कराया जा रहा था। आरोप है कि ईसाई धर्म में आस्था रखने वाले लोग सत्संग के जरिए धर्म परिवर्तन करा रहे थे, लेकिन विश्व हिंदू परिषद के लोगों के मौके पर पहुंचते ही अफरा तफरी मच गई। हालांकि इस दौरान 10 से ज्यादा लोगों को पकड़ा गया, जिसके बाद विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ता और आयोजकों के बीच मारपीट हुई। यहाँ कुछ लोग धर्म परिवर्तन लोगों को कराने जा रहे हैं। जैसी हमें सूचना मिली, हमने यहाँ आकर के देखा सोनार हवेली में, तो वास्तव में वो सूचना सही थी। भोले भाले लोगों को, जो गांव में अधिकतर ये जिनको कहा जाए कि असहाय प्रताड़ित या उस प्रकार के जो लोग हैं, वो लोगों को बुला करके ये लोग धर्म परिवर्तन कराने जा रहे थे। ठीक समय पे हम यहाँ पहुँच गए। हंगामे की सूचना पर मौके पर पहुंची पुलिस ने 5 से ज्यादा लोगों को हिरासत में लिया, जबकि कई महिलाओं को गिरफ्तार किया, जिनसे लगातार पूछताछ की जा रही है। मैं गश्त में था और सूचना मिली कि साहब ऐसा सोनार हवेली में कुछ ईसाई मिशनरी के लोग कोई प्रोग्राम कर रहे हैं, और मैं मौके पर आया था। कुछ लोगों को हमने डिटेन किया है और उनके ऊपर आरोप था कि साहब ये कोई धर्म परिवर्तन कर रहे हैं, तो हमने उनको डिटेन करके हमसे पूछताछ कर रहे हैं। जो भी आगे कार्रवाई होगी, यदि उनको गलत है तो गलत है। कुछ महिलाओं को भी हिरासत में लिया है, नहीं पूछताछ के लिए लिए, पूछताछ करेंगे उनसे। अब तक की जानकारी में ये बात सामने आई है कि भरतपुर में करीब 20 जगहों पर सत्संग के जरिए धर्म परिवर्तन का आयोजन किया गया था। हंगामे के बीच कुछ युवतियां भागने में भी कामयाब रहीं। एडिशनल एसपी खुद भूपेंद्र जी मौके पर पहुंचे हुए हैं और पूरे मामले की अब जो जांच है वो पुलिस के अधिकारियों द्वारा की जाएगी, क्योंकि ये एक बड़ा मामला है। इससे पहले भी कई बार ऐसे मामले सामने आए, लेकिन विश्व हिंदू परिषद के जो कार्यकर्ता थे उनकी सतर्कता से इस जो ये कार्य चल रहा था इसको पकड़ा गया, और अब इस पूरे मामले में पुलिस की जो जाँच है वो आगे बढ़ रही है। कैमरा पर्सन मनीष के साथ दीपक पुरी, न्यूज 18 भरतपुर। आगे बढ़ते हैं। धौलपुर सेपोई पंचायत समिति के पूर्व सदस्य दुर्गेश बघेल का पिस्टल के साथ फायरिंग करने का वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। 30 सेकंड के वायरल वीडियो में दुर्गेश बघेल पिस्टल से हवाई फायरिंग भी कर रहा है। वीडियो कब का है इसकी पुष्टि नहीं हो सकी, लेकिन वायरल वीडियो को उप प्रधान
दुष्यंत बघेल के घर के अंदर का बताया जा रहा है। उप प्रधान दुष्यंत बघेल के बड़े भाई दुर्गेश बघेल हाथ में पिस्टल लेकर आगे पीछे टहलते हैं और इसके बाद आसमान में हवाई फायरिंग कर देते हैं। उप प्रधान दुष्यंत बघेल मोबाइल से रील बना रहे हैं और हवाई फायरिंग का वीडियो व्हाट्सएप ग्रुप, फेसबुक, इंस्टाग्राम समेत तमाम सोशल मीडिया के बैनरों पर वायरल हो रहा है। हथियार लाइसेंसी है या अवैध है, इसकी अभी पुष्टि नहीं हो सकती है। पूरे मामले को लेकर सैफई थाना पुलिस जांच कर रही है। अब गन चलाएं कि नहीं चलाएं? भाई साहब गन चलाऊं कि नहीं चलाऊं? गन एंट्री होगी है। बैक कैमरा में देखा, बैक कैमरा में देखा। चलाऊं? सिरोही में नगर परिषद सभापति और तत्कालीन आयुक्त महेंद्र चौधरी पर गैंगरेप के आरोप लगे हैं। आरोप के मुताबिक गैंगरेप 23 महिलाओं के साथ किया गया। सिरोही नगर परिषद सभापति और तत्कालीन आयुक्त के खिलाफ हाईकोर्ट के आदेश पर यह केस दर्ज हुआ है। नौकरी के नाम पर महिलाओं से गैंगरेप, नगर परिषद सभापति पर गंभीर आरोप, तत्कालीन आयुक्त महेंद्र चौधरी पर भी उठे सवाल। हाई कोर्ट के आदेश पर दोनों पर 8 एफआईआर। आंगनबाड़ी में नौकरी के नाम पर करीब 23 महिलाओं के साथ गैंगरेप हुआ, लेकिन हैरान करने वाली बात यह है कि गैंगरेप के आरोप नगर परिषद सभापति महेंद्र मेवाड़ा और तत्कालीन आयुक्त महेंद्र चौधरी पर लगा है। हालांकि इन आरोपों को दोनों ने ही नकार दिया। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में नगर परिषद सभापति महेंद्र मेवाड़ा ने आरोप लगाया कि उन्हें साजिशन फंसाया जा रहा है। किसी व्यक्ति विशेष ने कोर्ट के द्वारा 23 औरतों के साथ बलात्कार करने का परिवाद पेश किया गया था। वह परिवाद पुलिस ने हर गांव जाके वहाँ के सरपंच हो, वहाँ की वोटर लिस्ट हो या वहाँ के जो भी गांव के बासिंदे, उनको महिलाओं के बारे में पूछा। वो महिलाएं कहीं पाई नहीं गई है, इसलिए पुलिस ने उस केस पर एफआईआर पेश की थी। नगर सभापति खुद को निर्दोष बता रहे हैं। उनका कहना है कि 1 साल पुराना ये मामला कोर्ट में विचाराधीन है, लेकिन अब नए सिरे से 8 महिलाओं के जरिए उन्हें फंसाया जा रहा है। इनकी माने तो कुछ लोग सिरोही नगर परिषद की जमीन को हड़पना चाहते हैं, जिसका विरोध करने पर उनके खिलाफ साजिश रची गई है। खसरा नंबर सिरोही में, जो कि नगर परिषद की बेस कीमती भूमि है, खसरा नंबर 428 हवाई पट्टी के पास पड़ती है, उस पर राजीव गांधी का कब्जा है। इस परिषद में उसने आरटीजीएस करके पैसे भर दिए थे। वह पैसे मैंने वापस आरटीजीएस को द्वारा उनके खाते में डाल दिए। इस द्वेषतापूर्ण को रखते हुए मेरे खिलाफ इन्होंने षड्यंत्र रचा और ये मामला 1 साल पुराना है। इस पर एफआईआर भी लगी हुई है। फिर भी वापस अभी 8 के द्वारा, कोर्ट के द्वारा ये मुकदमा दर्ज किया गया। वहीं दूसरी तरफ तत्कालीन आयुक्त महेंद्र चौधरी ने भी इस मामले में खुद के पाक साफ होने का दावा किया है। आरोप है, उसने बताया आयुक्त और सभापति, जबकि में जो केस दर्ज हुआ, जो वाकयात बता रहे, उससे 4-5 महीने पहले शराब भी हो चुका था। मेरा निवास भी सिरोही में नहीं है, मैं सिविल में रहता हूँ। मेरा तो कोई लेना देना नहीं, चीजों से मैंने जानता भी नहीं कौन है, कराने वाला कौन है, महिला कौन है, मैं किसी को नहीं जानता। अब आइए आपको सिलसिलेवार तरीके से पूरा मामला समझाते हैं। आपने नगर परिषद के सभापति और तत्कालीन आयुक्त के बयानों को सुना, लेकिन अब आपको उन आरोपों के बारे में बताते हैं जिनके आधार पर हाईकोर्ट ने सिरोही कोतवाली पुलिस केस दर्ज करने का आदेश दिया। आरोप के मुताबिक कुछ महिलाओं ने नगर परिषद के सभापति और तत्कालीन आयुक्त पर आंगनबाड़ी में नौकरी दिलाने के बहाने 20 से 30 महिलाओं को सिरोही बुलाया, जहां दोनों ने अपने एक परिचित के घर महिलाओं के ठहरने की व्यवस्था की। आरोप है कि खाने पीने के दौरान इन्हें नशीला पदार्थ दिया गया और नशे की हालत में सभापति और आयुक्त ने अपने दोस्तों के साथ मिलकर इनका रेप किया। इतना ही नहीं, इस दौरान इनकी अश्लील वीडियो भी बनाई गई। आरोप है कि उन्हीं वीडियो के पीड़ितों को ब्लैकमेल किया जा रहा था। जानकारी के मुताबिक आरोप लगाने वाली महिलाएं पाली जिले से हैं।
सूत्रों की माने तो कुछ दिन पहले इन महिलाओं ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई थी, लेकिन आरोपों में सच्चाई नहीं मिली, जिसके बाद पीड़ित महिलाओं ने हाई कोर्ट का रुख किया, जहां से आरोपों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराने के आदेश दिए गए। आंगनबाड़ी में नौकरी के नाम पर गैंगरेप की वारदात बेहद गंभीर है। आरोपी खुद पर लगे आरोपों को नकार चुके हैं। इससे पहले पुलिस भी अपनी जांच में ऐसी महिलाओं के होने से इनकार कर चुकी है, लेकिन इन सब के बीच अगर कोर्ट के आदेश पर एफआईआर दर्ज होती है तो मामले में जरूर कुछ ना कुछ गड़बड़ है। सिरोही से न्यूज़ 18 के लिए प्रतीक कुमार की रिपोर्ट। चलिए आगे बढ़ते हैं। जयपुर में फिर से जेडीए ने बड़ी कार्रवाई की है। जेडीए ने करधनी योजना में बड़ी कार्रवाई करते हुए बुलडोजर चलाया है। जेडीसी मंजू राजपाल के निर्देश पर कार्रवाई हुई है और कालवाड़ रोड पर को जोड़ने वाली मुख्य सड़क से अतिक्रमण हटवाया गया है। अतिक्रमण हटने से लोगों को बड़ी राहत मिलेगी। जोन उपायुक्त और प्रवर्तन शाखा के अधिकारियों की मौजूदगी में ये कार्रवाई की गई है। तो जेडीए की करधनी योजना में ये बड़ी कार्रवाई, मुख्य सड़क से अतिक्रमण हटाया गया है। जयपुर से बड़ी खबर है। दीनदयाल उपाध्याय की जन्मस्थली बनेगी राष्ट्रीय स्मारक। राज्य सरकार जल्द केंद्र सरकार को भेजेगी प्रस्ताव। मंत्री राज्यवर्धन सिंह राठौर का बयान। दीनदयाल उपाध्याय की सोच अंत्योदय की थी। अंत्योदय की यात्रा प्रचंड चलती रहेगी। विकसित भारत इसी संकल्पना से बनेगा। 2047 तक भारत विकसित राष्ट्र बनेगा, इसलिए हमारी पार्टी गांव-गांव जा सकती है। उपाध्याय जी के सपनों को साकार कर रही है। यात्रा है वो लगातार चलती रहेगी। भारतीय जनता पार्टी का झंडा प्रचंड हमेशा लहराता रहेगा। गांव-गांव तक जो अंतिम व्यक्ति है वो मजबूत होता रहेगा और वो समय दूर नहीं है जब विकसित भारत इसी लक्ष्य से, इसी सिद्धांत से संपूर्ण होगा कि पूरी दुनिया के अंदर सबसे शक्तिशाली राष्ट्र इस अगले 25 साल के अंदर भारत बन के तैयार हो जाएगा। मैं उसके लिए जो मार्गदर्शन पंडित दीनदयाल जी कर रहे हैं, मैं उनको फिर से श्रद्धांजलि देता हूं। गांव चलो अभियान के बीच बीजेपी सोमवार से ग्राम परिक्रमा यात्रा शुरू करने जा रही है। एक महीने में प्रदेश के करीब 15,000 गांव वार्डों में से ये यात्रा जाएगी, जिसके लिए टीम का गठन भी कर दिया गया है। राजस्थान में इस यात्रा को सफल बनाने का जिम्मा बीजेपी किसान मोर्चा को दिया गया है। लोकसभा चुनाव ज्यादा दूर नहीं है, ऐसे में हर वर्ग को साधने की कोशिश बीजेपी कर रही है। इसी कड़ी में पहले गांव चलो अभियान चलाया गया और अब ग्राम परिक्रमा यात्रा का आगाज होने जा रहा है। सोमवार से बीजेपी पूरे देश में इसकी शुरुआत करने जा रही है। राजस्थान के संगठनात्मक 44 जिलों से भी यात्रा का शुभारंभ होगा, जहां गाय, हल, ट्रैक्टर और दूसरे कृषि यंत्रों की पूजा से कार्यक्रम का शुभारंभ होगा। इस यात्रा में ग्रामीणों और किसानों से चर्चा कर लोकसभा चुनाव के संकल्प पत्र के लिए सुझाव भी लिए जाएंगे। किसानी बने, किसान का सम्मान हो, जैविक कृषि को बढ़ावा देने के लिए हम लोग कार्य कर रहे हैं। इसलिए किसान की समृद्धता के लिए पूरा का पूरा एक कार्य संपूर्ण देश में किया जा रहा है और डबल इंजन की सरकार राजस्थान और केंद्र की सरकार मिलकर के राजस्थान के किसानों को वैभव संपन्न बनाने के लिए, समृद्धशाली बनाने के लिए कार्य कर रही है। ग्राम परिक्रमा यात्रा की शुरुआत बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर से करेंगे, जिसके तहत ग्राम परिक्रमा यात्रा देश के 2.25 लाख गाँव में जाएगी। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय जगत प्रकाश नड्डा जी उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर के सुकरताल से ग्राम परिक्रमा यात्रा का 12 फरवरी को शुभारंभ करेंगे। राजस्थान के 44 जिलों में ये यात्रा एक साथ 12 फरवरी को प्रारंभ होगी। गांवों का विकास प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की प्राथमिकता में शामिल रहा है। ऐसे में ग्राम परिक्रमा यात्रा में न सिर्फ किसान और ग्रामीणों से बातचीत की जाएगी, बल्कि गांव के विकास के एजेंडे पर भी रणनीति तय होगी। इसके अलावा सभी देवताओं के स्थान पर स्वच्छता अभियान चलाया जाएगा। राजस्थान के 11,152 ग्राम पंचायतों में ये अभियान चलेगा। सोमवार से शुरू होने वाली ग्राम परिक्रमा यात्रा देश के करीब 2.25 लाख गाँव में जाएगी, जहां किसानों को केंद्र की
किसान और कृषि क्षेत्र के उत्पादन के लिए किए जा रहे कामों की जानकारी दी जाएगी। इसके साथ ही जल संरक्षण, डिजिटल भुगतान, स्वच्छता अभियान, वोकल फॉर लोकल, घरेलू पर्यटन और जैविक खेती के बारे में किसानों को जागरूक किया जाएगा। लेकिन जिस तरह गांव चलो अभियान के बाद ग्राम परिक्रमा यात्रा का आयोजन किया जा रहा है, उससे साफ है कि बीजेपी लोकसभा चुनाव से पहले किसानों को पूरी तरह साधना चाहती है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 राजस्थान। चलिए आगे बढ़ते, एक बड़ी खबर आपको देंगे। जयपुर से ये बड़ी खबर है, सीएम भजनलाल की युवाओं को सौगात। कनिष्ठ सहायक के 3,552 पदों पर होगी भर्ती। गैर अनुसूचित क्षेत्र के 2,788 पर होगी भर्ती। अनुसूचित क्षेत्र के 764 पदों पर होगी भर्ती। लेखानुदान में सरकार ने 70,000 सरकारी नौकरियों का किया था वादा। इसी क्रियान्वित में राज्य सरकार ने निकाली नई भर्ती से जुड़ा ये पहला आदेश। तो नई भर्ती से जुड़ा ये पहला आदेश जारी किया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जाति पर कांग्रेस के राष्ट्रीय नेता राहुल गांधी द्वारा की गई टिप्पणी को लेकर प्रतापगढ़ में बीजेपी ओबीसी मोर्चा के जिला अध्यक्ष शिवलाल साहू के नेतृत्व में कार्यकर्ताओं ने विरोध प्रदर्शन किया और राहुल गांधी से बयान को वापस ले और माफी मांगने की चेतावनी दी है। प्रदर्शन के दौरान बड़ी संख्या में ओबीसी मोर्चा से जुड़े कार्यकर्ता और पदाधिकारी प्रदर्शन में शामिल हुए। और जयपुर से एक और बड़ी खबर, आरपीएस स्टेशन के चुनाव संपन्न हुए हैं। एडिशनल एसपी रामनिवास बिश्नोई बने आरपीएस एसोसिएशन के अध्यक्ष। 105 वोट से जीत हासिल कर अध्यक्ष बने रामनिवास बिश्नोई। एडिशनल एसपी कमल शेखावत निर्विरोध चुनी गई। वरिष्ठ उपाध्यक्ष डीएसपी उज्जवल शर्मा और एएसपी सीमा हिंगोनिया उपाध्यक्ष निर्वाचित। एडिशनल एसपी शिल्पा चौधरी एसोसिएशन की निर्विरोध महासचिव बनी है। आज सुबह 10 बजे से शाम 4 बजे तक ये वोटिंग हुई है। कुल 616 प्राप्त मतों में 54 ऑफलाइन वोट भी डाले गए हैं। डीएसपी शिव कुमार भारद्वाज निर्विरोध बने संयुक्त सचिव और संजय आर्य निर्विरोध बने संयुक्त सचिव। राजसमंद के बोरज खेड़ा गांव में बदमाशों का आतंक देखने को मिला है। बाइक सवार 2 बदमाश खेत पर काम कर रही महिला की नाक की नथ छीनकर फरार हो गई और घटना के दौरान महिला लहूलुहान हो गई, जिसके बाद महिला को अस्पताल में भर्ती कराया गया। सूचना पर मौके पर पहुंची पुलिस ने घटना का मामला दर्ज कर बदमाशों की तलाश शुरू कर दी है। अलवर के शिवाजी पार्क थाना इलाके से शमशान घाट में शव के साथ तांत्रिक विद्या करने का मामला सामने आया है। 33 वर्षीय व्यक्ति की हार्ट अटैक की वजह से देहांत हो गया और जिसके बाद उसका अंतिम संस्कार किया गया। लेकिन जब मृतक का छोटा बेटा चिता को देखने गया तो उसे अपने पिता की चिता के पास तांत्रिक विद्या में इस्तेमाल होने वाले सामान बरामद हुए, जिसके बाद मामले की जानकारी लगी नगर निगम आयुक्त को दी गई, लेकिन अभी तक उनके द्वारा मामले पर कोई कार्रवाई नहीं की गई है। जानकारी के अनुसार इलाके में पहले भी ऐसी घटना हो चुकी है। उसको भी सूचना दे रखी है। तो दाह संस्कार करीब 1:30-2 बज गए करीब, ठीक है। उसके बाद रात को किसी ने इस चिता से छेड़छाड़ किए, जो प्रत्यक्ष में आपको हमने बता भी दिया, दिखा भी दिया। और सुबह जब मृतक का लड़का जो आया था देखने के लिए, वे संभाले आते हैं, जब ये पता लगा, जब मेरे को फोन करके मेरे को बताया, अंकल वहां पे इस तरह की कोई हरकत हुई है, चिता छेड़खानी की है। भीलवाड़ा जिले में पड़ोसी ने ही पड़ोसी की हत्या कर दी है। महज कहासुनी से शुरू हुई बात झगड़े में तब्दील हो गई, जो कि मौत पर जाकर थमी। मामला सदर थाना के ध्रुमदास गांव का है, जहां देर रात आस पड़ोस में रहने वाले कैलाश और किशन के बीच किसी बात को लेकर कहासुनी हो गई। देखते देखते ये झगड़े में तब्दील हो गई। झगड़े के दौरान किशन ने डंडे से पीट कर कैलाश की हत्या कर दी। हत्या के बाद किशन मौके से फरार हो गया। पुलिस ने कैलाश के शव को जिला अस्पताल स्थित मोर्चरी में रखवाया है, जिसका आज पोस्टमार्टम किया जाएगा। वहीं पुलिस ने मामला दर्ज कर किशन की तलाश शुरू कर दी है।
डूंगरपुर के नई बस्ती ओबरी से एक सनसनीखेज वारदात सामने आई है, जहां आपसी लड़ाई के चलते एक पति ने अपनी पत्नी की हत्या कर दिया। हत्या करने के बाद आरोपी पति मौके से फरार हो गया। जानकारी के अनुसार पति व पत्नी दोनों ने शराब पी थी, जिसके बाद दोनों में किसी बात को लेकर कहासुनी हो गई, जिसके बाद पति ने पत्नी के सर पर पत्थर से हमला कर उसे मौत के घाट उतार दिया। मामले की सूचना मिलने पर पुलिस ने मौके पर पहुंचकर घटनास्थल का जायजा लिया। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है और आरोपी पति की तलाश शुरू कर दी है। श्रीगंगानगर में नाबालिग की मौत के बाद बिना पुलिस को सूचना दिए शव को दफना दिया गया था, लेकिन उसके बाद पुलिस प्रशासन शमशान घाट पहुंचा। तहसीलदार, एसएचओ समेत डॉक्टरों की टीम की मौजूदगी में दफनाए हुए नाबालिग के शव को बाहर निकलवाया गया। इसके बाद मजिस्ट्रेट की मौजूदगी में मेडिकल टीम ने पोस्टमार्टम किया है। सूरतगढ़ के रंगमहल में संदिग्ध परिस्थितियों में नाबालिग की मौत हुई थी। तो नाबालिग की मौत के बाद बिना सूचना के ही शव को दफना दिया गया। पुलिस ने दफनाए शव को बाहर निकलवाया और अब खबर कोटा से है, जहां पानी के गड्ढे में डूबने से मासूम की मौत के बाद प्रशासन अलर्ट हो गया है। यूआईटी प्रशासन अब भूखंड मालिकों को नोटिस जारी कर न केवल पाबंद कर रहा है, बल्कि कार्रवाई करने की भी तैयारी शुरू कर दी है। यूआईटी शासन ने भूखंड मालिकों को इससे पहले भी 15 से 20 बार नोटिस दिया, लेकिन उसका कोई असर नहीं पड़ा था, जिसके कारण अब तक 6 बच्चे मौत का शिकार हो चुके हैं। इसके साथ ही डेंगू और मलेरिया का खतरा भी बढ़ता जा रहा है। आपको बता दें, सुभाष नगर इलाके में पानी में डूबने से 3 साल की मासूम की मौत हो गई थी। इसके बाद परिजनों और स्थानीय लोगों ने धरना प्रदर्शन कर आक्रोश जताया था। सुभाष नगर में बड़े बड़े गड्ढे हो रहे हैं, वहाँ पर अक्सर दुर्घटनाएं होती है, लोग घायल होते हैं। कई बार हमारे पार्षद महोदय सोनू धाकड़ जी ने भी यूआईटी प्रशासन को चेताया, जन सुनवाई में इस बात को उठाया गया, लेकिन नगर निगम के अधिकारी और यूआईटी के अधिकारी दोनों ही चुपचाप खामोश बैठे हैं। जबकि संविधान में भी लिखा है, नगर पालिका अधिनियम 2009 की धारा 45 के अनुसार अगर किसी स्थान पर खतरनाक काम चल रहा है तो उससे लोगों को बचाना यूआईटी की जिम्मेदारी है। अभी डिप्टी सेक्रेटरी साहब जो यूआईटी है उन्होंने बताया है कि 7 दिन में सबको नोटिस देंगे जो खाली प्लाट है, और जो निर्माण नहीं कराते हैं या बाउंड्री नहीं कराते हैं उनके खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई होगी। ये डिप्टी सेक्रेटरी ने खुद ने यहाँ कहा है। खाली पड़े प्लॉट में पानी में डूबने से 3 वर्षीय मासूम की मौत के बाद अब यूआईटी प्रशासन अलर्ट नजर आ रहा है। यूआईटी की टीमों द्वारा शहर के अलग अलग इलाकों में खाली पड़े भूखंडों के मालिकों को पाबंद करने और उनके खिलाफ कार्रवाई करने की तैयारी शुरू कर दी। एक अनुमान के मुताबिक शहर के अलग अलग इलाकों में 500 से अधिक भूखंड खाली पड़े हैं और पानी से भरे हुए हैं। इन खाली पड़े भूखंडों से न केवल हर वक्त हादसे की आशंका बढ़ रही है, बल्कि डेंगू और मलेरिया जैसी बीमारियों का खतरा भी सताता नजर आ रहा है। अब देखने वाली बात होगी कि यूआईटी के दावे में कितनी सच्चाई नजर आती है और किस तरह की कार्रवाई की जाती है। कोटा से न्यूज़ 18 राजस्थान के लिए ओम प्रकाश मारू। और एक बड़ी खबर जयपुर से इस वक्त आपको दे रहे हैं। बड़ी जानकारी निकलकर सामने आ रही है। वन विभाग में अधिकारियों की जिम्मेदारी बदली है। आपको बता दें, 5 आईएफएस को दिया अतिरिक्त कार्यभार, तबादला किया गया है 6 आईएफएस का। वन विभाग में अधिकारियों की जिम्मेदारियों को जो है बदला गया है। ये बड़ी खबर आ रही है। 5 आईएफएस को दिया अतिरिक्त कार्यभार। तो ये जानकारी इस वक्त आपको दे रहे हैं। वन विभाग में अधिकारियों की जो जिम्मेदारियां हैं वो बदली गई है, और जो जिम्मेदारियां बदली गई हैं उसकी लिस्ट भी बाकायदा जारी कर दी गई है। इसमें आपको 6 नाम साफ नजर आ रहे होंगे। 6 आईएफएस का तबादला किया गया है। 5 आईएफएस को दिया अतिरिक्त प्रभार। चलिए, वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, फौरन हाजिर होते हैं।